हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 7 अक्टूबर है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे जैसे कि हर रोज की तरह मैं लेकर आता हूं आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है। मैं अपनी क्लास के अंतर्गत 10 से 11 12 13 क्वेश्चन जो डिस्कस करता हूं आपके लिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को मैं डीपली वाइज, पॉइंट वाइज और कम मिनट में, मतलब कि कम से कम समय में आपको ज्यादा अधिक मात्रा में पॉइंट डिस्कस करता हूं। उनके क्वेश्चन के भीतर तक मैं जाने की कोशिश करता हूं ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन एकदम से ध्यान आ जाए। किसी भी पेपर के अंतर्गत आप इस मेरे द्वारा किए गए करंट से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन होंगे वो तुरंत आपको समझ में आ जा सकते हैं। मतलब आप उसका आंसर दे दोगे प्रति 5 सेकंड के अंदर। हर क्वेश्चन का करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये मेरा मेन पर्पज होता है, मेन एम होता है कि बच्चे को दिमाग में समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की क्लास, हर रोज की तरह। ठीक है, तो एसएससी से रिलेटेड जो भी बच्चा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आते हैं बैंक के एग्जाम में एसएससी रिलेटेड करंट अफेयर को लेकर के, डिफेंस में आते हैं, स्टेट पीसीएस तक की। मैं अपने भाइयों को, बहनों को अपने इस करंट से रिलेटेड जो तहलका है, मेरी क्लास प्रातः सुबह 6 बजे जो आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है इसमें सभी क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मेरी क्लास होती है। और शुरू करते हैं अपनी क्लास हर रोज की तरह, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैं बताता हूं, अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस हर रोज, तो आज भी 1 अक्टूबर वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। अहिंसा दिवस, गांधी जी जयंती, लाल बहादुर जी की, शास्त्री जी की जयंती, ये 2 तारीख को ही होती है, 2 अक्टूबर को होती है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डे हैं जो भी मैंने अभी तक आपको डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आज 7 तारीख है, तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में विश्व व्यापार वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उन्होंने 7% दिए, 9%, 1% या 6%। कितने परसेंट से कितने परसेंट हो गया? 1%। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने मैं आंकड़े बता दूं, ये जो आपको दिख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है 3.5% है, लेकिन अब जो हो गया 1.0 है। और वहां पर जीडीपी जो वर्ल्ड की 2.8 है, जीडीपी मतलब 2.3 हो चुकी है। इंपोर्ट नॉर्थ के साइड में जो 8.5 हुआ करता था, अमेरिका में 0.8 हो गया है। इंपोर्ट्स में बता दो 5.4, यूरोप में -0.7 हो गया है। एक्सपोर्ट 2.9, एशिया 1.8। ये आप देख सकते हो कितनी भारी गिरावट आ रही है व्यापार को लेकर के। और मैं डिस्कस कर दूं आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन ने बढ़ते नकारात्मक जोखिम का हवाला देते हुए वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 3.4% से घटाकर 1% कर दिया गया है। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कई झटकों के कारण, अर्थव्यवस्था में कई झटकों के कारण विश्व व्यापार 2022 की दूसरी छमाही में गति खो सकता है और 2023 तक तो मंद रह सकता है। ये इतने पर ही रहेगा व्यापार। हालांकि विश्व व्यापार संगठन ने 2022 के लिए वैश्विक व्यापार जो व्यापारिक व्यापार के विकास के लिए अपने अनुमान 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिए हैं। ठीक है, अगर ये हालात यही रहे तो ये मुझे लगता है नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम पूर्ण अनुमानों के अनुसार बाजार विनिमय दरों पर विश्व जीडीपी 2022 2.8% और 2023 की 2.3% है। ठीक है, और भारत का व्यापारिक निर्यात 19 महीनों में, अपने भारत की बता रहा हूं, पहली बार सितंबर में 3.5% गिरा है। ये आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। हर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझाया मैंने और आशा करता हूं आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इंग्लिश में आपके सामने मैंने ये दे रखा है। ठीक है मेरे भाइयों, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको मुझे बताना WTO का हेडक्वार्टर किधर है? ठीक है, कहां पर है? किस व्यक्ति को आयुध C&F
एस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं ये संजीव कुमार किशोर जी हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा इनके बारे में बता दूं। संजीव किशोर ने आयुध महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहले ये थे आयुध निषेधालय में समन्वय सेवा कोलकाता में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में आयुक्त थे। ठीक है, उन्होंने एम के गर्ग के शतान लिया है जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, संजीव किशोर ने विभिन्न भूमिकाओं और विविध तकनीकी वातावरण में काम किया है। संजीव किशोर संतोष सहन मेमोरियल शील्ड और आयुध भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। और संजीव किशोर अमृत व्हीकल निगम लिमिटेड के पहले सीएमडी भी रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर जो पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जाति जनजाति जो है को दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर का जब दौरा हुआ है इसी के साथ इन्होंने ये घोषणा की है अनुसूचित जनजातियों को लेकर के। मोस्ट इंपोर्टेंट है जम्मू कश्मीर। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की, मतलब एसटी में। ठीक है, जो पहाड़ी समुदाय है उसमें 4 दशकों से मांग हो रही थी, एसटी दर्जे में मांग हो रही थी, मतलब उसमें ऐड किया जाए। और जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने पहाड़ी गुजरों बकरवालों के लिए आरक्षण की सिफारिश भी की है। अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 अपने आंकड़े बताए इन्होंने 56,000 करोड़ रुपए निवेश किया है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बताऊं जम्मू कश्मीर की 7.38 जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 11.91 अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, जम्मू संभाग में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या इतनी है 8,10,800। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 4,64,000 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जातियों को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में परिभाषित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि जनजाति और जातियों की जो बातें हैं किस संविधान के या आप कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है, इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं मैं बता दूं अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय की विशिष्टता के लिए वर्तमान में पालन किए जाने वाले मानदंड है कि आदिम लक्षणों के संकेत हो, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्मिंदगी हो, पिछड़ापन हो, ये सभी चीजें जब जाकर उनको शेड्यूल कास्ट में घेरा जाता है। नेक्स्ट है एसटी में शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंग्लिश में है आपके लिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर में उद्योगों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो आत्मनिर्भर मराठा योजना, आत्मनिर्भर बेंगलुरु, जाहिर सी बात है गुजरात में गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात योजना ही शुरू करेंगे। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए मैं इसके फायदे बता दूं। वहां के जो सीएम साहब है भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि इस योजना से राज्य में करीब 12,50,000 करोड़ रुपए प्रशासित निवेश की उम्मीद की जाएगी। वहीं पर इसमें रोजगार भी बता दें 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी सहित 9 सेक्टरों का प्रमुख फोकस क्षेत्र को रूप पहचान किया जाएगा। इस नीति के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, बड़े उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 10 साल के लिए नए कर्मचारी को ईपीएफ में नियोक्ता और योगदान के लिए प्रतिपूर्ति और 5 साल के लिए उद्योगों के बिजली शुल्क में छूट भी शामिल है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बता दूं इस नीति के बड़े उद्योगों के लिए 12% तक ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें उद्यमी जो महिलाएं उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं और विकलांग उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है। किसमें? इस आत्मनिर्भर गुजरात की योजना के अंतर्गत जो भी डिस्कशन हुई है वो आपके सामने मैंने रख दी है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। शेष भारत जो टीम है उसने कौन सा कप जीता है? आपको दिख रहा होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ईरानी कप है, एसएज आगा कप है, अजलान कप
कप है, तो ईरानी कप फिलहाल जीता है। ठीक है, ये क्रिकेट में खेला जाता है, एक कप जो होता है क्रिकेट के लिए होता है गेम। 4 अक्टूबर को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी कप विजेता बने और शेष भारत के तेज गेंद मुकेश कुमार ईरानी कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ईरानी कप क्या है कि ईरानी कप जो है यह ईरानी कप भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट इसको बीसीसीआई होल्ड करता है। यह रणजी ट्रॉफी विजेता और विशेष भारत की क्रिकेट टीम हर साल इसमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी चैंपियन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता को 1959-60 सीजन के दौरान शुरू किया गया था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम है स्वर्गीय जेड और ईरानी के नाम पर रखा गया है ईरानी कप का। ठीक है, सभी चीज पॉइंट वाइज मैंने डिस्कस कर दिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व जर्मन चांसलर किस व्यक्ति को नॉनसेन रिफ्यूजी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो किसको प्राप्त हुआ है? लियोपोल्ड को, मर्केल को, या डोरिथ को, या एंजेलो मार्कल को? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि 4 अक्टूबर के दिन पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नॉनसेन रिफ्यूजी पुरस्कार मिला है। यूएनएचसीआर चयन समिति ने सीरिया में युद्ध के दौरान 2015 और 2016 में जर्मनी द्वारा 1.2 मिलियन शरणार्थियों और शरण चाहने वाले के स्वागत करने के लिए मर्कल के नेतृत्व, साहस और करुणा की प्रशंसा की थी। ठीक है, पूर्व चांसलर को 10 अक्टूबर को जिनेवा में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम उनका? एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ने 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्य किया है। अब मैं बता दूं इस अवार्ड के बारे में, नॉनसेन रिफ्यूजी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका नाम लीग ऑफ नेशंस के शरणार्थियों के लिए पहले उच्चायुक्त फ्रेंड जॉब नॉनसेन के नाम पर रखा गया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वालों को ये रहा। नेक्स्ट है जो इसमें थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट रुके। यह पुरस्कृत जो शरणार्थियों और अन्य विस्थापित राज्य विहीन लोगों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, समूह और संगठनों को सम्मानित करता है। ठीक है, इसमें एक स्मारक पदक है और 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है इसमें। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्या पता किस वजह से, किसके पर्पज पर दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कपल डे एग्जाम जो होते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है कौन सा देश? चीन है, भारत है, पुर्तगाल है, अमेरिकी है? तो फिलहाल अपना भारत है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाइयों, बी इज द राइट आंसर। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वहीं मैं बात कर दूं, भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। ठीक है, चीनी सीजन 2021-22 में भारत में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ। इस सीजन में 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक रिकॉर्ड के उच्चतम चीनी के निर्यात पर दर्ज किए गए। ये निर्यात आयात नहीं, इन निर्यातों ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है चीनी के उत्पादक के रूप में, जो कि निर्यात हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है उत्पादक के रूप में और निर्यातक के रूप में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल सलाम को, यून किंग तांग को, कृष्ण स्वामी अल्लादी को, या वैकेंट रमन को? आप, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यून किंग तांग जी को ये सशस्त्र रामानुज पुरस्कार दिया जाएगा। मैं बता दूं इनके बारे में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनको पुरस्कृत किया जाएगा। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें गणित के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया गया है और श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित हैं। पुरस्कृत 20 और 22 दिसंबर को इनको ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2005 में शस्त्र द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें $10,000 नगद पुरस्कार शामिल हैं। 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो इंपोर्टेंट है, आपका जो नाम है योंगिंग तंग है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पर। किस राज्य की सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? तो जम्मू ने, तेलंगाना ने, गुजरात ने, राजस्थान ने? तो तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। तेलंगाना ही आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च किए
आइए थोड़ा मैं बता दूं इसके लाभ वृत्त क्या है कि तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है। यह विधवाओं के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम बीडी श्रमिकों की पेंशन के कल्याणकारी योजना है। कौन सी? आसरा पेंशन योजना। आशिफ नगर मंडल क्षेत्र अधिकारी के तहत 10,000 नई आसरा पेंशन स्वीकृत की गई है। आसरा पेंशन योजना में समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में किसके लिए ये चलाई गई, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएम मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनका काफी दौरा है और हिमाचल प्रदेश में इनका दूसरा दौरा है लगातार। 1600 करोड़, 3650 करोड़, 700 करोड़, 1450। तो बी इज द राइट आंसर। मोटा मोटा बता दूं, 3650 करोड़ इन्होंने निवेश किया, उद्घाटन किया परियोजनाओं को लेकर के। बी इज द राइट आंसर। पीएम मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया, जैसे 3650 करोड़ से अधिक परियोजना उद्घाटन का शिलान्यास किया। पीएम मोदी जी ने एम्स बिलासपुर की उद्घाटन किया। इसका निर्माण 1450 करोड़ रुपए में किया गया। इसमें 17 सुपर स्पेशलिस्ट विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 750 बेड। पीएम मोदी ने पिंजौर में नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन का निर्माण करवाने के लिए 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का आधारशिला भी रखी है। और उन्होंने नालागढ़ में करीब 350 करोड़ लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क पर आधारशिला भी रखी है। उन्होंने बांदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। जैसे ये दौरा कर रहे हैं वहां पर इनका उद्घाटन और इनका आधारशिला और शिलान्यास किया जा रहा है। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, और वह कुल्लू दशहरा समारोह, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। कुल्लू दशहरा समारोह शामिल है, ये पहले प्रधानमंत्री है जो इसमें भाग लिया जिन्होंने कुल्लू दशहरा समारोह के अंतर्गत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, आपके सामने पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी निशान लगा लेना। शुरू से लेकर एंड तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे द्वारा, वो सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। आप चाहे कहीं भी किसी भी करंट अफेयर पढ़ते हो, पर लेकिन इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता होगा पॉइंट वाइज जैसा मैं करता हूं। ठीक है, भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान, मेडिकल, क्वांटम यांत्रिक या अर्थशास्त्र। तो ये जो क्वांटम यांत्रिक है, इनके अंतर्गत 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो भी नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉसर, एटॉन जिलंगर द्वारा क्वांटम यांत्रिक पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। तीनों वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं को पर प्रयोग किए और जहां 2 अलग अलग कण एक इकाई पर तरह से काम करते हैं जो भौतिक या फिजिक्स से रिलेटेड है, वो इस चीज को समझ पा रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट वाइज के लेकर के। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन उठ सकता है, इसका क्वांटम यांत्रिक है, आंसर इज राइट। और ये जो कि भौतिक विज्ञान के अंडर आता है, मतलब कि आपको मैं बताऊं, क्वांटम मशीन मैकेनिकल कह लो या फिर फिजिशियो कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी हुआ है नीचे इंग्लिश में, आपको दिख रहा होगा। फिजिक्स प्राइज था, इंपोर्टेंट है। 3 व्यक्तियों को, तीनों के नाम बता दिए ताकि आप याद कर सको, इन फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसी के साथ अपने भाइयों को आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें और सभी बच्चों को बताएं। ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री सेवा चल रही है और मेरे द्वारा जीके से रिलेटेड टेस्ट सीरीज पढ़े, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, आप उनको लगा सकते हो। क्लासेस पढ़ी हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल की सभी की पढ़ी हुई हैं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो और जीके को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसी के साथ यही कहूंगा, बस अपने भाइयों को पढ़ते रहो, एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगे। तो इसी के साथ नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।